डायमेंशंस वो रिश्ता है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ। देखा हम लोग ये पिछले क्लास में डिफाइन किए, डायमेंशंस लिखने का तरीका देखे, स्क्वायर ब्रैकेट में जब डाल दिए तो वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला था। डायमेंशन की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डायमेंशन के अदर एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उनके लिमिटेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में लेंगे। हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर आलम और चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन के बाकी बचे हुए हिस्से को। क्वांटिटीज ऐसे हो सकते हैं जो जिनका सेम डायमेंशन हो। अच्छा, तो इसको फील कैसे करना है? फील ये करना है कि फिजिकल क्वांटिटी साथ ही है और सारे फिजिकल क्वांटिटी का रिश्ता इन सातों से है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक का रिश्ता जैसा हो किसी दूसरे का भी रिश्ता वैसा ही हो इनसे। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायमेंशन दिया हुआ है तो आप देख के पक्का नहीं बता सकते ये किसका है। कई बार बता सकते हैं लेकिन पक्का हर बार आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये उसी का है पक्का। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, आप घबराए नहीं कि इसका मतलब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, नहीं, कुछ ही है जिनका डायमेंशन सेम होता है और उसमें से कुछ ही जो है, कुछ में से कुछ है, वही हम लोगों को देखना है। तो चलिए ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेम डायमेंशन से। इसमें जो मोस्ट फेमस में से आता है वो सबसे पहले हम लेना चाहेंगे और वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको कि छोटा वाला h से दिखाते हैं, एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसके मशहूर होने की कहानी इसलिए भी है क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंस है। जब मॉडर्न फिजिक्स में आप आते हैं और केमिस्ट्री में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, इनफैक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो आप वहाँ लिखते हैं कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है एटम के, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n टाइम्स कितना होगा, तो h/2π। तो h/2π एक नंबर हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाई 2π एक नंबर है, इसी का मल्टीपल ये होने जा रहा है। तो n क्या है? ये भी एक नंबर है, 1 2 3 इंटीजर्स है। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही किसका होगा, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट का होगा। तो इसके मशहूर होने के पीछे ये कारण है और इसीलिए बार बार कई एग्जाम में ये पूछा ही जाता रहा है। ठीक, चलिए तो जरा देखिए कि एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या कहेंगे। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ ए फोटोन, लाइट का जो पार्टिकल है फोटोन, उसकी एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखे तो NH/2π होता है, क्या कहते हैं, h/nu होता है। ठीक, NH/2π एंगुलर मोमेंटम में था। अगर यहाँ पे लेमडा के फॉर्म में लिखेंगे तो c/λ होता है। तो यहाँ c और लेमडा 2 आ गया, यहाँ पे एक न्यू है, वहीं से काम चला लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको यहाँ और इसको यहाँ कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये है फ्रीक्वेंसी और ये है एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा। एनर्जी का मैंने बोला था याद ही रखना है, एनर्जी और फोर्स ये दो ही याद रखने के लिए मैंने कहा है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है, जब पूछे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एनर्जी का ml² T-2, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, पर सेकेंड, तो केवल पर सेकेंड बच गया। ठीक है ना, तो ये हो गया ml² T-1। ठीक है ना। अब जरा देखिए इनका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल अक्सर कैपिटल L यूज होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए इसको नाम ही रहने देते हैं। चलिए, तो ये जो होता है ये लीनियर मोमेंटम P और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक, अगर आप क्रॉस की भाषा में लिखना चाहेंगे तो आर क्रॉस पी होता है। आर पहले आएगा, जो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक, जो पहले आएगा उसको पहले ही लिखना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में ये जरूरी नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये खुद एक वेक्टर होता है। तो अब पहले किसको रखना है, बाद में किसको, अगर आप इसको पलट देंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। ओके, चलिए आगे लिखिए, आर पी साइन थीटा। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम जो है, मोमेंटम का डायमेंशन वही होगा जो आर पी साइन थीटा का होगा। पी क्या है तो कहिएगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा तो थोड़ी देर में बात करने वाले हैं उस पर डिटेल। अभी खाली इतना ही बोले कि साइन कॉस या टैन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सब के सब किसी दो ऐसे लेंथ का रेशियो है। तो रेशियो है तो एल बाई एल कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं आएगा। तो ये गया, जब कोई डायमेंशन नहीं आएगा तो डायमेंशन अगर एंगुलर मोमेंटम का लिखेंगे हम लोग तो आर रहेगा। ठीक है, पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो पता चला कि ये एम वी आर फेमस है, एम वी आर एम वी आर एम वी आर, ठीक है ना, का वही वाला डायमेंशन होगा। तो ये है मास m, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और फिर r हो जाएगा l, लेंथ है ना, ठीक है ना। तो आप कहेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या वही सेम डायमेंशन है दोनों का? हाँ बिल्कुल सेम डायमेंशन है। क्लियर? तो आपको अगर कहीं पे दिया रहे कि एम एल स्क्वायर टी माइनस वन किसका है तो आप ये पक्का नहीं बोल सकते हैं, इन दोनों का हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक, तो आप घबराए नहीं कि सर अगर पूछ ही दिया तो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, वो पूछेगा वही जो आपको आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करने से पहले एक दो और एग्जांपल्स इसमें ले लिया जाए। एग्जांपल्स ये लिया जाए कि 2 नंबर पे, यहाँ पे ब्लैंक पेज और रहता तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हम अलग से ब्लैंक पेज ले रहे हैं। ठीक, कहते हैं ये वर्क लिखे तब, या आप एनर्जी लिखे तब, या हीट लिखे तब। ठीक, आप गौर से देखें तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस प्रकार से जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है सबका डायमेंशन सेम आएगा, और वर्क जो है ये एनर्जी का ही एक रूप है। तो बेसिकली ये तीनों एक ही चीज के अलग अलग रूप है, तो इनको तो सेम डायमेंशन होना ही पड़ेगा। जब एक ही चीज है ये नेचर के लिए में अलग अलग फॉर्म में हमें दिख रहे हैं तो इनको एक डायमेंशन होना ही पड़ेगा, तो इसलिए इनका होना ही पड़ेगा। और वो कितना होगा तो आप कहेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो एनर्जी का होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक और, अब घबराएंगे नहीं अगर आप टॉर्क नहीं पढ़े हैं अभी तो। ठीक, टॉर्क का भी वही होता है जो एनर्जी का होता है, क्या डायमेंशन। लेकिन वो वाली बात यहां नहीं बोल सकते हैं जो यहां बोल रहे थे कि सब एक ही चीज का अलग अलग रूप है। डायमेंशन सेम है और रूप भी सब एक ही चीज का है। यहां पे डायमेंशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। ठीक है ना, तो डायमेंशन सेम हो सकता है अलग अलग चीजों का भी और सिमिलर चीजों का भी। ठीक है ना, टॉर्क जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एफ साइन थीटा। ठीक है ना, आर क्रॉस एफ होता है तो आर एफ साइन थीटा। आर साइन थीटा को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, तो आप कहेंगे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये। करेक्ट है? तो जरा देखिए, तो इधर इनका डायमेंशन लिख रहे हैं और इधर इनका डायमेंशन लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है ना, क्या ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं देखा जाए तो आर लेंथ है, हाँ, फोर्स क्या है तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स बराबर एम ए, तब मास हो गया एम, एक्सेलरेशन हो गया एल टी माइनस टू। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, तो इसलिए एम एल 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 स्क्वायर टी माइनस टू।
ठीक है ना। तो इधर भी कितना था, ml² t-2, ठीक है ना। तो पता चला टॉर्क और एनर्जी का भी है। तो ऐसी कई कुछ चीजें हो सकती है जिनका सेम डायमेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी अभी फ्रीक्वेंसी का नाम आया था, तो ठीक है, ये देखिए 4 नंबर पे अगर वो भी लिख दिए कि ये रहा फ्रीक्वेंसी, और रोटेशन जब आप पढ़ते हैं तो पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा को, ओमेगा को। तो पता चला फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होता है। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, पर सेकेंड में खाली t-1 बचा। उधर में अगर आप आएंगे तो ओमेगा जो होता है ये रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड होता है। तो पता चला कि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। रेडियन क्या है, एंगल है, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। थोड़ी देर में उसको हम लोग नोट करने वाले हैं, अगले स्लाइड में वही है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। तो बच गया खाली सेकंड, यानी पर सेकंड, यानी t-1, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो कहिएगा चूंकि थीटा हैज नो डायमेंशन। अच्छा, तो आपको एक बात और पता चल गया अभी ये, ठीक, कि ना ही थीटा के पास कोई डायमेंशन है और ना ही साइन कॉस टैन उसका ले रहे हैं तब भी कोई डायमेंशन है, ठीक। थीटा के पास डायमेंशन क्यों नहीं है, तो चलिए अगले में सबसे पहले वही बात किया जाए कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होंगे, अक्सर कौन होंगे, जो सिमिलर चीजों का रेशियो है, ठीक है ना। दे आर जनरली रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि हम म्यू से दिखाते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन द मीडियम। अब ऊपर भी वेलोसिटी तो आप कहेंगे LT-1, नीचे भी वेलोसिटी तो LT-1। जब दोनों सिमिलर चीज का रेशियो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए ये कोई डायमेंशन नहीं होगा, m पे भी 0, l पे भी 0, t पे भी 0। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आप ऐसे लिखने का रिवाज है, सब पे 0 0 डाल दीजिए, ठीक, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0 डायमेंशन इन मास है, 0 डायमेंशन इन लेंथ है और 0 डायमेंशन इन टाइम है। ऐसे पढ़ेंगे इसको, जो हम शुरू में ही बताए थे पढ़ने का तरीका। क्योंकि अगर आप सीधे कहेंगे पावर 0 है तो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, तो 1 1 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा 1, तो डायमेंशन तो 1 आ गया। ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वो पावर आप कहते हैं, चलते हैं, लेकिन आप एक याद रखिए, वो एक्चुअल में पावर नहीं है, वो रिश्ता है, रिश्ता है कि कितनी बार आता है। अगर 0 बार आता है मास तो पावर 0 मास पे, ठीक है ना। तो बेसिकली डायमेंशन मास में 0, 2 बार आएगा तो 2 पावर, तो पावर 2 लिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप कहेंगे उसमें मास 2 बार आएगा, यस, ठीक है ना। यहाँ डायमेंशन का ये मतलब है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी अक्सर रेशियो होगा, ठीक है ना। अदर एग्जाम्पल में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कहेगा, जैसे पेट्रोल डीजल कुछ कह रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी चूंकि बहुतायत है, दुनिया में सब जगह मौजूद है, जल ही जीवन है, तो हुआ कि क्यों नहीं जो कॉमन चीज़ें हैं हम इस्तेमाल करते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेट्रोल डीजल दिया, ये सब दिया, तो क्यों नहीं इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में भी बात करें तो काम आसान होगा क्या। तो सीधे मैं बोल दूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया ऊपर में ये, नीचे में पानी का लिए हैं, तो रेशियो आया है 0.9, मतलब ये पानी से हल्का है, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 आ गया, मतलब वो पानी से भारी है। और ये हमें हमेशा पानी के रेफरेंस में देखने का आदत हो जाएगा, तो थोड़ा काम आसान होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो सीधा 1000
होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो काम आसान और हो जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसी प्रकार से अगला है। अब आइए जरा बात करें हम लोग एंगल, यानी कि एंगल को पूरा नाम देंगे तो क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। तो आपने कहा था ये थीटा बराबर L/R। L क्या है तो कहिएगा वो घुमावदार लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस है, ठीक है ना। तो घुमावदार लेंथ है और रेडियस है, ये भी तो एक प्रकार का लेंथ है, सब लेंथ ही है, ठीक है ना। तो ऊपर में भी लेंथ ही आ रहा है और नीचे में भी लेंथ ही आ रहा है, ठीक है ना। कट जाएगा, इसका मतलब ना ही मास में है, ना ही लेंथ में है, ना ही टाइम में है, मतलब ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। यहीं पे बोलेंगे सॉलिड एंगल। मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक साथ आप ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों की वजह से कुछ बात और समझने में मदद मिलती है जो थोड़ी देर में आ रहे हैं। सॉलिड एंगल जो है वो किसी स्फेयर का वो कर्व्ड एरिया आर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ऊपर में एरिया है तो ये भी मीटर स्क्वायर, और नीचे में रेडियस का स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर। कट गया तो ये क्या हो गया तो कहिएगा ना M में, ना L में, ना T में, वाह वाह, तो ये भी हो गया डायमेंशन लेस, ठीक है ना। अब देखिए हम लोगों ने कई डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का एग्जांपल यहाँ पे देखा। इसमें एक खास बात है, वो ये कि जो ज्यादातर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होंगे, अरे ज्यादातर क्या लगभग सभी जो डायमेंशनलेस होंगे वो यूनिटलेस भी होंगे। आई रिपीट, डायमेंशन नहीं होगा तो यूनिट भी नहीं होगा, लगभग सभी का, इन दोनों को छोड़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली जो बातें कर रहे हैं ये यूनिटलेस भी है, लेकिन यहां पे यूनिट प्रेजेंट है। क्यों ऐसा हुआ कहिएगा, तो यार यूनिट तो देना हम लोग के हाथ में था, इसको दिया गया, दुनिया ने बोला कि नहीं इसको यूनिट देना है तो ठीक है दे दिया गया, तो दे दिया गया, अच्छी बात है। तो यहीं पे अब ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपसे बोला जाए कि ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर ऑल्सो यूनिटलेस, तो कहिएगा फॉल्स, झूठ बोल रहा है, क्योंकि दो ऐसा है जिसको दिया गया है यूनिट, ठीक है। एसआई सिस्टम में, जो एसआई सिस्टम है उसमें यही दोनों है जो यूनिटलेस है, तो इसलिए आप कूल रहिए। बाकी सिस्टम्स में जैसे साउंड लेवल है, डेसिबल में जो नापा जाता है वो भी यूनिटलेस है, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। एनीवेज एसआई में ये दोनों है, तो डायमेंशनलेस। हाँ, अगला स्टेटमेंट अगर कोई दे दे, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी, गौर से सुनिएगा मैं अब उल्टा बोल रहा हूं, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है ना। तो ये सही होगा, जितने भी यूनिटलेस है तो उनको डायमेंशनलेस जरूर होना होगा, समझ पा रहे हैं। जितने भी यूनिटलेस है, अरे कुछ है ये नहीं है, जब वो यूनिटलेस कुछ है ये नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है ना। और डायमेंशन आप अपने मन से नहीं दे सकते हैं, यूनिट अपने मन से आप दे सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि डायमेंशन नेचर का रूल है, वो रिश्ता बताता है फंडामेंटल से, तो रिश्ता आप अपने मन से नहीं तय कर सकते हैं। तो यूनिटलेस है, रेशियो है, कट गया है, बात खत्म, तो डायमेंशनलेस उसको होना ही पड़ेगा। लेकिन डायमेंशनलेस है तो यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप एकदम क्लियर दिमाग में आपके ये बात बैठ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस का मामला फरिया गया। हाँ ठीक है, ओके चलिए। हाँ, यूनिटलेस अगला पे लिखा हुआ, तो बात आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटलेस
आमतौर पे वो क्वांटिटीज होंगे जो किसी सिमिलर चीज़ों का रेशियो है। ठीक, लिख भी चुके हैं पहले, तो वो यूनिटलेस होंगे, डायमेंशन लेस भी होंगे। ठीक है ना, यूनिटलेस a unitless quantity is a ratio of similar things। एक तो ये बात, दूसरा ये कि a unitless quantity is always dimensionless but a dimensionless quantity may or may not have a unit। डायमेंशनलेस है तो हो सकता है कि उसके पास यूनिट हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, आमतौर पे नहीं है, होगा, दुगो में होगा। कौन है दुगो? अरे दो कौन है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यूनिट ठीक है, आपका मर्जी था दे दिए। एक तो ये आप कारण बोलेंगे कि तो मर्जी वाली बात थी इसलिए दे दिया गया, लेकिन यूनिटलेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि अगर डायमेंशन कुछ होता, डायमेंशन लेस नहीं होता, कुछ होता, MLT कुछ तो आता। अरे कुछ आता तो उनका यूनिट है ना, हाँ है ना, M का kg है, L का मीटर है ना भाई, उनका कुछ ना कुछ तो है ना उनका यूनिट। तो अगर डायमेंशन होता तो वो कुछ ना कुछ का यूनिट जरूर होता। फरिया के बोला कीजिए। क्वेश्चन आ गया वर्मा जी का सामने में, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए यूनिट। ठीक है ना, अभी देखिए आगे बढ़ जाते तुरंत, डायमेंशनलेस होने पे यूनिट हो सकता है उनके पास हो। ठीक है ना, हो सकता है नहीं भी हो, दोनों हो सकता है, लेकिन नेवर बोलते ही गलत हो गया, ऑलवेज बोलते ही गलत हो गया। ठीक है, डज नॉट का है भाई, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे हैव ए यूनिट। ठीक है, और मे नॉट हैव ए यूनिट। अच्छा, यूनिटलेस है तब उसको डायमेंशनलेस होना ही पड़ेगा। ऑलवेज नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। हाँ, मतलब जीरो ही होना होगा, कभी भी नॉन जीरो नहीं होना होगा। क्लियर? देख रहे हैं, इंग्लिश में मत फंसिएगा जी। यूनिटलेस क्वांटिटी जो होगा ये ऑलवेज डायमेंशनलेस होगा। बस उसी को अंग्रेजी में आपको फंसा रहा है। ठीक है ना, ऑलवेज डायमेंशनलेस को अंग्रेजी में बोल रहा है नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन। ठीक है ना, क्यों? डायमेंशन नॉन जीरो का मतलब कुछ होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, उसको ऑलवेज डायमेंशन लेस होना होगा, ऑलवेज डायमेंशन लेस होना होगा। क्लियर? तो वर्मा जी इसमें क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन पढ़ना सिखा रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा कि ऑलवेज डायमेंशन लेस को ऐसे कहा जा रहा है। वर्मा सर का अगला क्वेश्चन है, सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ MLT, दैट इज x बराबर m पे पावर ABC। द क्वांटिटी मास, ठीक है ना, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ LTX। देखिए, ये कह रहा है कि अगर आप x कुछ है तो उसको आप रहने दीजिए, तो क्या मास, अगर x इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो मास बाकी तीनों पे डिपेंड, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब पहला में खाली ऑलवेज लिख दिया है तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। पहला सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तो गलत है,
काहे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? इनको उन तीनों में तो उसमें से किसी को पकड़ के बाकी तीनों में कर सकते हैं, बिल्कुल। नेवर वाला तो गया। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए का वैल्यू, पावर जो ए है उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। और मे बी रिप्रेजेंटेड अगर पावर का वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो पहला वाला जो आपको सही लग रहा था, तो उसमें एगो कंडीशन आ गया, कंडीशन आ गया क्या? अगर ए का वैल्यू 0 दे दे तो इसका मतलब होगा कि x का m से कोई रिश्ता नहीं है। जब x का m से कोई रिश्ता नहीं होगा तो क्या m को इन बाकी तीनों के फॉर्म में हम लिख सकते हैं? नहीं। जब रिश्ते नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे कि m बराबर ये x l t कुछ आएगा? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका m से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये तभी लिख सकते हैं जब m का रिश्ता कुछ होगा, मतलब m पे पावर कुछ आएगा, मतलब m में डायमेंशन कुछ आएगा, कुछ आएगा। तो ये जो ऑलवेज था, इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन है, इसलिए आप ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं। ए का वैल्यू कुछ होना चाहिए भाई, माने रिश्ता होना चाहिए, है ना, कमाल की बात। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, डायमेंशन को अप्लाई करके कई चीज़ों में हमारी वो मदद किया, तो यहाँ पे हम लोग उसको इनोमरेट करेंगे और एक एक करके देखेंगे, वो ठीक है। लेकिन आपके लिए जो सबसे काम का चीज़ होगा ना, वो ये कि जब और फिजिक्स आप पढ़ लेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि चूंकि देखिए, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं अभी, उस दौर से हम ठीक से गुजरे हुए हैं, बढ़िया से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना, और बढ़िया से रैंक दिए हुए हैं। तो ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, हुआ था कि कभी कभी कुछ एग्जाम में कुछ फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है और वहां पे डायमेंशन हमारी मदद कर दिया, ठीक। अगर हम कुछ स्क्वायर भूल रहे हैं, नीचे में रूट था कि ऊपर में रूट था, कुछ ऐसा अगर नहीं याद आ रहा है, तो यकीन मानिए डायमेंशन से को एक बार जब समझ गए, जो अभी फिर कुछ नियम इसके हेल्प, ये कहाँ कहाँ हेल्प करता है, अप्लाई होता है, इसको जब देखेंगे तो ये कमाल का मदद वहाँ करता है। क्या? फॉर एग्जाम्पल कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, तो ये समथिंग का जो डायमेंशन है उधर भी वही डायमेंशन होना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका जो फंडामेंटल से रिश्ता है, राइट हैंड साइड वाइल को भी फंडामेंटल से वही रिश्ता होना होगा, क्योंकि ये तो नेचर का रूल है कि आप सिमिलर चीज़ों को ही इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा वजन बराबर आपका लंबाई, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर आप किसी का वजन लिख रहे हैं, वेट लिख रहे हैं, तो फिर सामने में भी वेट ही होना चाहिए, ठीक है ना, वेट होना चाहिए, ठीक है ना। आप पता चला वेट जो है वो एक प्रकार का फोर्स है, तो आप वेट में फोर्स जोड़ सकते हैं, वेट बराबर फोर्स लिख सकते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। क्लियर? मास लिख रहे हैं तो सामने में भी मास ही आना चाहिए, ठीक। ये चीजें आपके लिए अलग से ये बात ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन को इस प्रकार से देखने का जरूर सीख लीजिएगा। अभी ये जो गिनवा रहे हैं वो ठीक है, गिनवाने जा रहे हैं, लेकिन ये देखना है आपको कि वो बाकी चैप्टर्स में भी आपको कैसे हेल्प कर रहा होगा। पहला है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी मतलब करेक्टनेस है, डायमेंशनली वो सही है कि नहीं, करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम जो फॉर्मूला याद कर रहे थे थोड़ा थोड़ा भुला रहे हैं, तो जरा देख ले लिख के कि हम जो भुला रहे हैं डायमेंशनली, कुछ इन्होंने सोचेंगे तो आ जाएगा, कहा आ जाता है, कई बार हेल्प करता है वो आपको। एनीवेज, चलिए चेक करना शुरू किया जाए। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल, v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है। जरा देखिए तो पता चला कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड का LHS का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना ही होगा, ठीक है ना। तो इधर का डायमेंशन बराबर इधर का डायमेंशन
होना ही होगा, क्योंकि सिमिलर चीजों को ही आप इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ठीक है, अरे कहां गया, तो एक तो ये बात, इस इक्वेशन में देखिए आगे लिखा हुआ है समथिंग प्लस समथिंग, तो ये जो इज इक्वल टू लिख सकते हैं वो सिमिलर चीजों को ही लिख सकते हैं, पहले ही आप समझ गए। अगला, ये जो जोड़ घटाव सकते हैं वो सिमिलर चीजों को ही आप जोड़ या घटा सकते हैं, ये भी तो सही है। ठीक है ना, रुपया में रुपया घटाएंगे तो रुपया आएगा, ठीक है ना, रुपया में से वजन नहीं घटाएंगे, समझ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं घटा देंगे, उसी तरह से वॉल्यूम में से मास नहीं घटा देंगे, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाएंगे। तो इसका मतलब जोड़ घटाव भी सिमिलर चीजों को किया जा सकता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का भी किया जा सकता है। देखिए तो ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, मल्टीप्लाई किया, हाँ मल्टीप्लाई किसी का किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डिवीजन किसी का किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ घटाव केवल सिमिलर चीजों का ही हो सकता है। तो एक तो ये एल एच बराबर आर एच जैसे होना होगा, ठीक, और फिर दूसरा ये कि सिमिलर things can be added or subtracted। ठीक है ना, ये बात, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये नाम याद रखे तो चलेगा, नहीं याद रखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपको समझने वाली बात मैंने पहले ही कर दिया, ये तो लॉजिक है, ये तो लॉजिक है, प्रिंसिपल से ज्यादा ये लॉजिक है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो चलिए अब चेक किया जाए इसको, लेफ्ट हैंड साइड में नाउ हियर इस जगह पे जो दिखाया गया है v बराबर u प्लस ए टी, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। अरे फाइनल वेलोसिटी हो तब इनिशियल वेलोसिटी हो तब इनका डायमेंशन आएगा एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ना, है जी, डायमेंशन एल टी माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब एल टी माइनस 2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम है, यानी कि एक टी ला दिए, तो टी माइनस 2 में टी पे पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये अब कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इट इज डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना, ये हमने चेक करके बता दिया कि आपने जो लिखा है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात और बोलते चले, गौर कीजिएगा इस लाइन में जो मैंने बोला है अभी, नहीं तो फंसेंगे फिर आप। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या सीधे मैं बोल दूं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, चलेगा क्या? तो चलिए देखते हैं कि ये बोला जा सकता है कि नहीं। तो अगला एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस दूरी है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर, दूरी है तो इसका डायमेंशन एल होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1 प्लस टी है, प्लस का इंटू टी है, अब प्लस हाफ, हाँ तो सबसे पहले नंबर का कोई डायमेंशन नहीं था, गैप कर दे इसको फिर इस डायमेंशन वाली क्वेश्चन में लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी माइनस 2 होता है और बगल में टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखिए टी माइनस 1 टी प्लस 1 कट जाएगा, बच जाएगा एल, ये देखिए टी माइनस 2 टी प्लस 2 कट जाएगा, बच जाएगा एल। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है तो दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होना होगा, तो वो भी फॉलो कर दिया, तो ये दोनों नियम का पालन कर दिया कर दिया कर दिया। ओके, अब मैं बोलूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप कहेंगे सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
सवाल एगो फंसा हुआ है पहले से। क्या फंसा हुआ है? क्या डायमेंशनली करेक्ट की जगह सीधे करेक्ट बोल देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। जरा देखा जाए। अगला एग्जांपल ले रहे हैं, s बराबर ut प्लस AT स्क्वायर। ठीक, तो आप देखेंगे तो इधर भी l आ रहा है, ut का अभी अभी लिखे हैं तो इसका तो l आ ही रहा है, AT स्क्वायर का अभी अभी लिखे हैं तो उसका भी l आ ही रहा है, l आ ही रहा है। अब आ गया होगा दिमाग में आपके बात जो इतना देर से हम माहौल बना रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट की जगह क्या सिर्फ करेक्ट बोल दे तो चलेगा? नहीं नहीं, डायमेंशन से जिस इक्वेशन को आप चेक करते हैं तो उसको आप डायमेंशनली करेक्ट कहिएगा, ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से सचमुच में करेक्ट हो कि नहीं, ये जब तक आप जानते नहीं या आप नहीं कह सकते हैं, या क्योंकि वो दूसरे मेथड से निकलता है। ये जो आया है ये डायमेंशन ने हाफ नंबर हाफ डायमेंशन से नहीं आया है, वो कैलकुलस से आया है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ये एक्सपेरिमेंट से आता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। चलिए उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये ले लेंगे। तो वहां पे 2 पाई एक्सपेरिमेंट से आया है, यहां पे हाफ कैलकुलस से आया है, तो इसलिए डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे इन दोनों इक्वेशन को, सही है, लेकिन इक्वेशन को करेक्ट हम केवल यहां बोलेंगे। ठीक, आपने सर अभी निकाले हैं क्या आप कैलकुलस से? नहीं, अभी नहीं निकाले, लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट है, हम जानते हैं, इसलिए इक्वेशन करेक्ट है यहाँ, लेकिन इक्वेशन यहाँ इनकरेक्ट है, ये जानते हैं हम लोग। हाँ तो जानते हैं, तो जानते हैं, ठीक है ना, कैनोमेटिक्स में पढ़ते हैं आप। तो अगला स्टेटमेंट आ रहा है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। झूठ की सच? झूठ। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन बी करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट बात। ठीक, देयरफॉर अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be correct। करेक्ट, ठीक है ना। एक तो ये बात स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, तो जरा उल्टा बोल के भी देखिए, इसको जरा उल्टा आप बोलिए कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन तब क्या होगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन का तब क्या होगा? तो आप डायमेंशनली जो चीज करेक्ट हो गई वो तो नेचर के अगेंस्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो डायमेंशनली अगर वो इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन ऑलवेज इनकरेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते गड़बड़ हो गया तो वो इक्वेशन कैसे सही हो सकता है? डायमेंशनली सही होते हुए भी एक्चुअल में इक्वेशन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर के पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो वो हम कहां से ला दे भाई। ठीक, बट अ डायमेंशनली incorrect equation is always incorrect। उनको इनकरेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन ने कह दिया गलत है तो वो गलत है, डायमेंशन ने कह दिया सही है तो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। ठीक, ये बात। तो डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट में हम लोगों ने इक्वेशन को चेक किया। अच्छा, अभी भी बोले थे ना कि टाइम पीरियड को भी ले लेते हैं। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगला एग्जांपल में टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो हम कहेंगे t बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या है? तो आप कहेंगे L लेंथ के स्ट्रिंग से एक बॉब लटका दिया गया है, बॉब लटका दिया है,
मास m है और इनको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया गया है, तो ये टुक 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 घड़ी की जो सुई है, पेंडुलम वाली घड़ी देखे होंगे आप। तो इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। देख रहे हैं फॉर्मूला में मास आया ही नहीं। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। तो आप डायमेंशन चेक करना चाहते हैं तो इधर में ये टाइम है तो टी ही रह जाएगा, टी ही रह जाएगा। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर लेंथ एल है और जी जो होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी, ठीक है ना। अरे समझ रहे हैं जी, ओके जी, आगे बढ़िए जी, ठीक। एल से एल कट गया, टी -2 था तो ऊपर जाके प्लस टी हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टी बच जाएगा, टी बच जाएगा। तो ये लीजिए, ये लीजिए। तो हमने कहा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और ये सचमुच में भी करेक्ट है क्योंकि 2 पाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर वहीं पे लिखा रहता कि t इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाई जी, ला कोई बच्चा फॉर्मूला भुला गया, 2 पाई था कि नहीं था, समझ रहे हैं। तब यहाँ पे डायमेंशन मदद आपकी नहीं करेगा क्योंकि डायमेंशन इसको भी सही कहेगा, इसको भी सही कहेगा, ठीक है ना। बस कोई बच्चा भूल गया कि t बराबर g बाई एल था कि l बाई जी था, हमको नहीं याद आ रहा है सर, तो वो कहेगा कि अच्छा इधर में टाइम है ना तो इधर भी टाइम आना ही होगा। देखें तो इधर जब इसका निकालेंगे तो ये 1 बाई टाइम आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो आप कहेंगे ना इधर में टाइम है उधर में 1 बाई टी कैसे आ जाएगा, तो इसलिए हमको गलत याद है, सही वाला ये है, ठीक जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि जो नंबर्स है वो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई चारा नहीं है, ठीक। ये बात, क्वेश्चन लिया जाए एक बार फिर से वर्मा सर का, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है, देखा जाए। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, वीडियो पॉज करके आप सोच लिए होंगे। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। या आप ये देखे हैं ला, तो ये दोनों सही हो गया, पहला दोनों। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी ना 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 ना, उसको तो ऑलवेज होना होगा, ठीक है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ना 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 ना, वो ऑलवेज इनकरेक्ट होगा। एक बार डायमेंशन ने कह दिया इनकरेक्ट तो इनको इनकरेक्ट होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है आगे। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हाँ में भी नहीं, इसको भी हम क्यों जोड़ेंगे, एक मिनट रुकिएगा। हम डी को क्यों लें ऑप्शन सही, क्योंकि वहां में बी की जरूरत ही नहीं है। में बी इनकरेक्ट का क्या मतलब है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इनकरेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ने कह दिया कि गलत है, तो उसमें फिर में बी का कोई जगह नहीं है, समझ गया ना। वहां पे ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज, ऑलवेज इनकरेक्ट उसको होना होगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोलने के बाद ये में बी की कोई जरूरत नहीं है, गया गया, ठीक है ना। तो केवल ए और बी सही है, इट इज ऑलवेज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे, क्यों, उनको ऑलवेज होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। द वैल्यू ऑफ एन, एन देखिए दिखाई दे रहा है, ए पे पावर एन है, ठीक है ना। तो देखिए कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में भी आप सिंपल सोचते हैं और इस एन का वैल्यू देखिए अभी निकालने जा रहे हैं आप। और मैं यही कह रहा था कि जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका आपके लिए ज़िंदगी में यही इंपॉर्टेंट होगा कि आगे जब आप पढ़ेंगे कभी कभी तो आप कई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को डायमेंशन से निकाल के एग्जाम में, ठीक, एग्जाम में क्या होता है कि आप शुरू में मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब लिए, पहले बनाना शुरू किए एग्जाम में, तो आपने 35 क्वेश्चंस बना लिया या 38 बना लिया, 45 में से 38 बना लिया। 7 क्वेश्चन अभी आपने छुआ ही नहीं बन रहा था, नहीं हिल रहा था, लेकिन आपने टाइम, आपको क्या करा था, आपने टाइम बचा के ले आया लास्ट में कि चलो अब इसको लास्ट में देखना है। तो जब टाइम बचा के आप ले आए तब क्या कर रहे होंगे, यही सब कुछ कर रहे होंगे, और कुछ करते उड़ते देखिएगा सब और कई बन जाएगा उसमें से, और लास्ट तक आप चले आते हैं। जरा यहाँ पे देखिए, ठीक है ना।
नंबर में इसको जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, तो x बाई ए का भी कोई डायमेंशन नहीं। x बाई ए का कोई डायमेंशन नहीं मतलब x और a का सेम डायमेंशन रखना होगा, तब ना कट जाएगा। तो पता चला यहीं से हमको कि x का डायमेंशन वही होगा जो a का डायमेंशन होगा। क्लियर है? मतलब a की जगह x, x की जगह a हम डायमेंशन के लिए कभी भी इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तो ये बात। दूसरा ये कि हाँ, ये यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, जरा देखिए तो यहाँ भी दिख रहा है, किसी चीज में से किसी चीज को घटाया जा रहा है, तो इनको सिमिलर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो तो नंबर है, हट भगाइए उसको। ए और एक्स में से घटाया जा रहा है क्या, एक्स स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एंड एक्स है, एक्स इंटू एक्स है ये, तो इधर भी एक्स इंटू एक्स होना ही पड़ेगा, मतलब ए को एक्स होना ही पड़ेगा। इधर से भी ये हम आपको देखना सिखा रहे हैं अलग अलग सिचुएशन, ठीक है ना। ऊपर में चेंज इन एक्स है, अरे चेंज इन एक्स का डायमेंशन भी एक्स का ही होता है डायमेंशन। रुपया में से रुपया घटाएंगे तो रुपया आएगा, लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ आएगा, आज तरीके, ठीक। ये बात, तो जब ये बात आप समझ गए तो खेल खत्म हो गया, ठीक। इधर का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक, क्योंकि नंबर था, खेल खत्म। और थोड़ी देर पहले आप ऐसा देख चुके हैं, साइन कोस टेन का कुछ लेना देना नहीं आता, ये बात खत्म। तो आप कहेंगे इधर में ऊपर में एक्स है और नीचे में जो डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर का ही डायमेंशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर घटाया जा रहा है, लेकिन उसका फिर रूट है, हाँ रूट है। और इधर में ए की जगह फिर हम एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो पहले ही देख लिए। और पावर एन है, एन है, तो इसलिए कहेंगे एक्स बाई, नीचे एक्स स्क्वायर का रूट कीजिए तो एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन। ये एक्स बाई एक्स कट गया, मतलब इधर 1 बच गया, इधर एक्स पे पावर एन बच गया। आई दादा, तो आपको दिख गया ना, एक्स एन बराबर 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए एन बराबर देयरफॉर एक्स 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एन बराबर 0। Choose the correct statements. All quantities may be represented dimensionally in terms of base quantities. करेक्ट है, बिल्कुल। जितने भी क्वांटिटीज है उन सब का रिश्ता है बेस क्वांटिटी से, और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिए, करेक्ट ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहला करेक्ट हो गया, आगे पढ़ा जाए। अब बेस क्वांटिटी जो सातों है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ बेस क्वांटिटीज। हाँ, एक बेस क्वांटिटीज अगर आपने ले लिया तो उसको दूसरे बेस क्वांटिटीज से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। अरे डिफाइन ही किए थे कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं बाकी से, तो ये सातों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और वही डेराइव्ड क्वांटिटीज लेंगे, कहेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ बाई टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ टाइम पे डिपेंड करता है, हाँ। ये सातों जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए आप मास को दूसरे बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेंथ को दूसरे बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, टेम्परेचर को दूसरे बेस क्वांटिटीज के, हो गया समझ गया, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है नहीं लिख सकते, हाँ नहीं लिख सकते हैं, बात आपका सही है, ठीक है ना। एक बेस को दूसरे बेस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डेराइव्ड को लिख सकते हैं, हाँ। अगला देखा जाए, द डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। हाँ यही तो बात है, ठीक है ना। मास का लेंथ में नहीं होता है कुछ डायमेंशन, लेंथ का टाइम में नहीं होता है, टाइम का करंट में नहीं होता, ना इस सब का आपस में डायमेंशन से रिश्ता नहीं है, ये सातों इंडिपेंडेंट है, बात बिल्कुल सही है। चौथा पढ़ा जाए, द डायमेंशन ऑफ ए डेराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। झूठ बात। अब ये देखें हम लोग, डायमेंशन 0 हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबका सब डेराइव्ड क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल डेराइव्ड क्वांटिटी है, एंगल भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री बोल दीजिए वो अलग बात है तो डेराइव्ड है, तो ये झूठ बात हो गया। तो ए, बी और सी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू ए
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, सबसे पहले आपको तुरंत दिखना चाहिए, चूंकि साइन या कॉस के बाद जो भी आता है ये एंगल होता है और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये जो एंगल है उसका तो डायमेंशन नहीं होगा, उसका साइन ले, कॉस ले, टैन ले, कुछ ले, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ही हो गया कि एस का डायमेंशन वही होगा जो ए का डायमेंशन होगा। ये क्लियर हो गया, ये पहले ही क्लियर हो गया। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ओमेगा टी और माइनस के एक्स ये एंगल है, ठीक, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस होगा। ये हमको दिखना चाहिए बाबू। ओके, इस एंगल के अंदर एंगल में से एंगल घटा रहे हैं तो अभी ना एंगल आएगा, कुछ में से कुछ घटा रहे हैं, अरे तो कुछ में से कुछ आपको एंगल में से ही एंगल घटाना होगा तब एंगल आएगा। इसका मतलब ये जो है ओमेगा टी और क्या कहते हैं ओमेगा टी भी एंगल है और के एक्स भी एंगल है। और एक बार फिर से एंगल क्या है तो कहिएगा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक जा रहे हैं, तो बस हो गया, इतना ही था फिजिक्स में। बाकी आपको जिसका पूछे सबका निकाल सकते हैं, ओमेगा का क्यों, के का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। चलिए देखा जाए, इसने सिर्फ ओमेगा का पूछा है, यानी ओमेगा और के दोनों पूछा है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, तो ए का तो पहले ही देख लिए, वही होगा जो एस होगा, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लेंथ होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आइए ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है ये डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0 है, ठीक है ना। अब बारी बारी से ओमेगा और इसका निकालने जा रहे हैं, तो जब ओमेगा का करेंगे डायमेंशन लेंगे तो टी टाइम है, उधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो m0 l0 t0 बाई टी ऊपर आ जाएगा t माइनस 1। बाकी सब जीरो, मन है तो लिखिए, मन है तो मत लिखिए। तो ओमेगा का वही होगा जो फ्रीक्वेंसी का होता है, ये आज भी देखे थे हम लोग, उस तरह का कुछ बात किए थे, ठीक। तो ओमेगा को यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन के क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी जैसा है, ये जैसा है, ठीक है ना। बाकी और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वेव का इक्वेशन है, और वेव समय आने पे आप पढ़ेंगे, फिर मजा आएगा इसमें। एनीवेज डायमेंशन के हिसाब से इसमें जितनी चीज़ें देखनी थी सब हम लोग देख लिए, ठीक। पूछ रहा है अब के बारे में, तो चलिए, के एक्स को डायमेंशन लेस होना है, मतलब m0 l0 t0 होना है, हाँ, ठीक। तो के का डायमेंशन अगर हमसे पूछ रहा है, के को वेव नंबर कहते हैं या एंगुलर वेव नंबर कहते हैं, अभी टेंशन नहीं लेना, नहीं पढ़े वो चैप्टर तो, ठीक। एक्स क्या है, लेंथ है, एक्स क्या है, लेंथ है, तो कहिएगा अच्छा ये तो एल है, तो m0 l0 t0 उधर में, तब के को खाली इधर रहने दीजिए, तो इधर एल जाके l-1 हो जाएगा, बात खत्म। बाकी जीरो लिखने का मन है तो लिखिए, और नहीं मन है तो मत लिखिए। अरे क्लियर है, क्लियर है। इन द रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दे रहा है और कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में जो P है वो प्रेशर है, Z हाइट है, हाइट बोलते ही आपको लेंथ दिखाई दे रहा होगा, हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो कप्पा जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आप सिंपल के बोलिए चलेगा, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड बी, क्लियर। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड में जो a बाई बी है, इसके बाद E एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है,
ई पर कुछ पावर है, पावर भी क्या होता है, कोई नंबर होता है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए हमको पता चल गया पहले ही कि ये ए बाई बी के बाद उधर कोई डायमेंशन नहीं आना है। तो यहाँ पे ये हम तुरंत कह देंगे कि ये प्रेशर का वही होगा जो ए बाई बी का डायमेंशन होगा। क्लियर? ए बाई बी का डायमेंशन होगा। तो ये तो पता चल गया। अब दोनों का ए और बी का अलग अलग निकालने के लिए आगे का फरियाना होगा। तो हम कहेंगे कि आगे ये ए जेड बाई के थीटा जो है ये एक नंबर है, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस होगा। ये बात बोल देंगे, ये लॉजिक चल जाएगा वहां पे। ठीक है ना? और तब उसमें जेड को कह रहा है एल लेने गया, थीटा टेम्परेचर है, तो वो तो टेम्परेचर को थीटा ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो बेस क्वांटिटीज है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो हमें बता, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? जो लोग भी वो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो उनको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना? ये शुरू में आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए कभी टीचर पूछे आपसे और आप अभी सचमुच में अभी जस्ट 11th का शुरुआत किए हैं, तो आप कहेंगे सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप बताइए पहले हमको, तब हम आगे डायमेंशन निकाल के बताएंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये थर्मोडायनामिक्स का में एक कांस्टेंट है जो कि कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है या उस तरह के जो भी मटेरियल है जो फ्रीली मूव कर रहे होंगे अंडर थर्मल एजिटेशन टेम्परेचर की वजह से, उनका हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, घबराएंगे नहीं, सब क्या क्या हम बक रहे हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी है ये हाफ के टी होता है। टी टेम्परेचर है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा कह रहा है टेम्परेचर लेने के लिए, तो थीटा हो जाएगा टेम्परेचर। आमतौर पे यहाँ पे हम लोग डायमेंशन में टी किसके लिए लिख रहे होते हैं, टाइम के लिए। एनीवेज यहाँ पे कैपिटल टी टेम्परेचर है, ये ध्यान रखें। ठीक है? वहाँ पे तो टी ही होता रहेगा, कोई थीटा उटा वहाँ नहीं मिलेगा। तो इधर में एनर्जी और इधर में ये टेम्परेचर, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा ये एनर्जी का होता है ml² T-2 डिवाइडेड बाई ये थीटा, तो हो जाएगा ml² T-2 थीटा -1। थीटा को कैपिटल के से भी दिखाते हैं कई बार केल्विन के लिए टेम्परेचर में। एनीवेज ये थीटा लिखा है तो हम थीटा ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पता चल गया। अब जल्दी से यहाँ ये डायमेंशन लेस है। ठीक? तो इसलिए ए का डायमेंशन वही होगा जो बाकी सबको उधर लेके जाइए, तो आप कहेंगे के थीटा डिवाइडेड बाई जेड, ये ए का डायमेंशन होगा। ए का डायमेंशन होगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरा एक साथ इधर कर रहे थे तो उधर कुछ नहीं बच रहा था, डायमेंशन लेस हो जा रहा था, ये जाकर उधर चला गया। ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। तो के का अभी भी निकाले हैं ml² T-2 थीटा -1, बच गया एक और थीटा यहाँ, और नीचे में जेड कह रहा है लेंथ लेने के लिए, तो ए का डायमेंशन हमें निकल गया। एल से के इस बार खाली कटेगा, एक एल बच जाएगा, थीटा से ये थीटा गया। ठीक है ना? तो हो गया m, एक एल बचा है, T-2 बचा है, बस हो गया ml T-2। ये ध्यान रखिए आप, ये मैंने बोला था ध्यान रखिए, ये किसका है, ml T फोर्स का है, तो ए फोर्स का आ रहा है, ए फोर्स का आ रहा है। ठीक है ना? देखिए ध्यान रखने से कई बार मैंने जो बोला है कि दो ही चीज खाली ध्यान रखिए, फोर्स और एनर्जी का। जैसे ही आपको फोर्स का आपको दिख गया सामने, तो तुरंत आप कहेंगे अच्छा ये फोर्स बाई समथिंग बराबर प्रेशर होना पड़ेगा, दिख रहा है ना? तो प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, तो इधर फोर्स बाई समथिंग क्या है, ये समथिंग एरिया है। ठीक है ना? तो ये बात, चलिए तो ए का निकल गया। नाउ ये जो प्रेशर है ये फोर्स बाई एरिया है, और उधर में ए बाई बी का वही डायमेंशन होना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो कहेंगे इधर में फोर्स, मतलब हम प्रॉपर निकाल रहे हैं, आंसर आ चुका है पहले ही कि जब ये फोर्स है ये भी फोर्स जैसा आया है तो नीचे में एरिया ही आना होगा। एनीवेज लिखने के लिए ये सब बाकी जो बातें लिख रहे हैं कि ml T-2 बाई L² इधर आया, इधर में ए का आया है ml T-2 बाई बी का डायमेंशन।
कट गया, तो इसलिए बी का डायमेंशन वही होगा जो बच गया, यानी एल स्क्वायर, और वो एरिया का डायमेंशन है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग समझ समझ के पढ़ रहे हैं। आप कहने के लिए लोग कह देते हैं कि अरे शुरुआती चैप्टर है, छोड़ो। अब आपको फील हो रहा होगा कि कैसे शुरू वाली चैप्टर को तो और ठीक से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ताकि आगे के चैप्टर में आपका स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, समझने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो आज हम लोग रुकेंगे, अगले सेशन में जो डायमेंशन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और बच गए हैं वो लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस ले रहे होंगे, मतलब एक लेक्चर और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।